फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक से होंगे। तो आज जैसे आपको पता ही है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आज मैं आपको हिंदी शिक्षण पढ़ाऊंगी। हिंदी शिक्षण में आपको पहले ही सिलेबस दे दिया गया है और आपको पता ही है कि भाषा क्या है, भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा और भाषा की प्रकृति के बारे में पहले ही पढ़ा दिया गया है। तो आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें से आपके भाषा के विभिन्न रूप के बारे में बताया गया है। तो भाषा के विभिन्न रूप के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको पता ही है कि भाषा की परिभाषा, जिस तरह से पता है कि भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालने से पहले भाषा के स्वरूप को जानना आवश्यक होता है। जिस तरह से मानव समाज में मान्यता प्राप्त ध्वनि संकेतों के उस समूह को भाषा कहते हैं, जिसकी सहायता से व्यक्तिगत भाव, विचारों आदि को हम अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा के प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, उच्चरित या मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप। हम यहाँ ये बता सकते हैं कि मानव समाज में मान्यता प्राप्त ध्वनि संकेतों के अनेक समूह अलग अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से मान्यता प्राप्त ध्वनि संकेतों के कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जिसके पास अपने ध्वनि संकेतों को लिखने की व्यवस्था, लिपि चिन्ह नहीं होते हैं। तो आज हम भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में बताएंगे। हम ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर केवल भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जिसमें से मौखिक रूप में हम अपने भाव और विचारों को मुख द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा में हम अपने भाव और विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो प्रयोजनों के आधार पर भाषा के अनेक रूप होते हैं। इनमें से जो प्रमुख रूप है वो इस प्रकार से है। पहला है आपका मूल भाषा। मूल भाषा जिस आरंभ में जब मनुष्य ने भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया होगा, उस समय वह मनुष्य किसी निश्चित स्थान पर अपने समुदाय के साथ रहता होगा। जिस तरह से आदि मानव थे पहले और वह एक झुंड में रहता था, तो उस समुदाय में वह जिस भाषा का प्रयोग करता होगा वह उसकी मूल भाषा रही होगी। कालांतर में हम अधिक भाषा, जनसंख्या होने तथा भोजन की खोज में या किन्हीं अन्य कारणों में उस समुदाय के लोग किसी अन्य स्थान पर चले गए होंगे। तो वो जब दूसरे स्थान पर चले गए होंगे तो वे जिस मूल भाषा को अपने साथ ले गए वह उसकी मूल भाषा रही होगी। उनमें मतलब परिवर्तन आए होंगे। इस प्रकार कुछ सैकड़ों वर्षों के बाद उनकी मूल भाषा में इतना परिवर्तन आया होगा कि वह उसकी भाषा मूल भाषा से भिन्न हो चुकी होगी। और इस प्रकार नए मूल भाषा की दूसरी अवस्था और इसी क्रम में तीसरी, फिर चौथी अवस्था में आई होगी। इस प्रकार से हम उदाहरण के लिए भारोपियों परिवार की भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि की मूल भाषा भारोपियों भाषा थी। अब आपका दूसरा है व्यक्तिगत बोली। यह किसी भी भाषा का लघुत्तम रूप होता है। जिस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक मनुष्य में शारीरिक एवं बौद्धिक परिवर्तन आते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य उसकी भाषा में भी निरंतर परिवर्तन आता होगा। प्रत्येक व्यक्ति की बोली उस भाषा के अन्य लोगों की बोली से भिन्न होती है। अगर उदाहरण के लिए यदि हम उसको कोई परिचित व्यक्ति को किसी पर्दे के पीछे हमें कुछ कहता है तो हमें उस बोली सुनकर ही हम उसके पहचान जाते हैं और हम उसे पता लग जाता है कि हम वो
कहाँ का व्यक्ति है। अब तीसरा जो आता है उपबोली। किसी सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा को उपबोली कहते हैं। प्रत्येक उपबोली की अपनी कुछ विशेषताएं होती है जिनके आधार पर वह अन्य उपबोली से भिन्न होती है। जिस तरह से पंजाब का पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी बोली में मेवाती, अंबालवी आदि अनेक उपबोलियां प्रचलित है। अब आता है तीसरी बोली। उपबोली के क्षेत्र की तुलना में बोली का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक होता है और उसे बोलने वाले लोगों की संख्या भी कहीं अधिक होती है। जिस तरह से कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बाणी, अलग अलग जगह पे हर मोड़ पे उसकी बोलियां अलग अलग स्थान पे